अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना जी। मतलब आई रिमेम्बर दैट डे व्हेन मतलब सडनली I found out कि जी I am an enemy of the state. I didn't even know कि मैं क्यों enemy of the state हूँ। So मैं I remember that day कि मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और एक गाड़ी थी सरकारी महकमे में, एक दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी मुझे गाड़ी भेज दीजिएगा, तो उन्होंने गाड़ी और ड्राइवर मुझे भेज दिया था। ये डील थी कि मैं ड्राइवर को उतार दूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी 2-4 दिन जो मैं यहाँ पे हूँ तो गाड़ी चलाऊंगा। एंड मैंने जब ड्राइवर को उतारा और गाड़ी चलानी शुरू की तो मैंने देखा कि शीशे में मेरे पीछे एक गाड़ी लगी। मैंने 2-3 जानबूझ के डिंगे यू टर्न लिए तो समझ आ गई कि वाकई यार ये तो मेरे पीछे लगे हुआ है। इतने में मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि क्योंकि उसको समझ आ गई है कि मुझे समझ आ गई, तो वो गाड़ी बीच में से गायब हो गई और एक और गाड़ी पीछे आ गई। सो आई अंडरस्टूड कि ये कोई टिपिकल चोर या डाकू या वो नहीं है, ये प्रोफेशनल्स हैं। दे आर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, दे नो कि जी अच्छा उसने अब मुझे स्पॉट कर लिया तो ये गाड़ी पीछे हट गई और दूसरी आ गई। अच्छा मैं उसकी भी नंबर प्लेट रोक चुका हुआ था, फिर मैं जाके एक मार्केट पे खड़ा हो गया तो वो गाड़ी पीछे खड़ी हो गई जो दूसरी थी पीछे। अब उसको पता चल गया कि यार इसे पता है तो थोड़ी देर में एक मोटरसाइकिल आ। तो अब मैं समझ गया कि यार ये स्टेट का अदारा है कोई और ये जो बड़े प्रोफेशनली काम कर। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट तो आई फाउंड आउट कि यस भाईजान मेरे तो सेल फोन, मेरी हर मूवमेंट, हर चीज हो गई और ये क्यों हो रहा है ये अभी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कुछ दिनों बाद जब लिखत पढ़त कागज मैंने की, उसमें सारे नंबर भेजे ऊपर कि भाईजान कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पेट्रोल क्यों अपना जाया कर रहे हैं, राइट हियर कॉल मी, यू नो व्हेरेवर व्हाटएवर यू वांट टू लिसन टू, हियर इट। मैंने जो किया मुझसे पूछ लो। सो मुझे वो आ गई कि जी आप ये फलानी जगह आ गए एफ10 में। सो इधर एक सेफ हाउस पे मुझे बुला लिया गया और फिर जनाब मुझे अभी भी याद है, मैं बड़ा वो कि यार वही मैंने कहा ना, मुझे वो फखर था, वो घमंड था कि यार मैं जब हार्टलैंड को पता चलेगा ना कि यार इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है तो वो तो यकीनन खड़े होंगे मेरे साथ, क्योंकि हम तो अपने मुल्क की हिफाजत तो हमने करनी है। तो मुझे याद है वो ब्रिगेडियर और एक कर्नल मेरे सामने बैठे हुए थे और मैंने उनको पूरी मैंने प्रॉब्लम क्या वो सारी समझाई। वो ब्रिगेडियर मुझे कहता है तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम ये जो, मैंने कहा जी देखें जब आपका ट्रेड, I tried to give him that theory. I told him कि भाईजान आपका ये मुल्क है ना जी, इस मुल्क में the first arm that theoretically which is supposed to interact with the raw material coming into the country is customs. Like for example Japan, people say at that point in time Japan used to import 45% of the world's copper, right? And that copper is converted into electronic goods which are then shipped all over the world, right? So अगर जापान में जो आपके मुल्क में आप 10 से 12 दिन कस्टम्स में डिलेज करते हैं, अगर जापान में 10 से 12 दिन कस्टम्स का प्रोसेसिंग टाइम हो तो भाईजान जापान तो इतनी छोटी सी जगह है कि जितना वो कॉपर मंगाती है वो तो सिर्फ कॉपर की पहाड़ी हो वहां पे और कुछ ना हो। सो कंट्रीज इस तरह गियर अप हुई भी होती हैं कि आपके रॉ मटेरियल्स मुल्क में आ रहे होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, जो कंटेनर रॉ मटेरियल के उतर रहे होते हैं उसके इक्विवेलेंट कंटेनर्स चढ़ रहे होते हैं आपके जहाजों पे और वो दुनिया की मार्केट में हिट कर रहे होते हैं। सो आप रॉ मटेरियल का $100 का कंटेनर मंगा रहे होते हैं और उसकी जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होती हैं वो $10,000 की साइमल्टेनियसली 1 घंटे में ऊपर चढ़ रही होती है, राइट? हमारे यहाँ हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? पत्थर, संगे मारमर और ये वो थोड़ा ग्रे क्लॉथ, क्योंकि आप तो टी शर्टें भी कोई और ले गया, ठीक है जी, तो कुछ लेदर, ठीक है। सो हम क्या वो भी ब्लू, वो जो वेट लेदर होता है वो उसमें भी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं। और हम इंपोर्ट क्या करते हैं? गाड़ियां, सेलफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो हमारे यहाँ तो $10,000 का कंटेनर उतरता है तो $100 का कंटेनर चढ़ता है अगर वो चढ़ भी जाए। सो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम कि अनलेस, और फिर द फर्स्ट आर्म ऑफ योर स्टेट which interacts with raw materials coming into the country and takes 12 to 15 days, ये इन्वेंटरी सारी पोर्ट्स पे पड़ी रहती है, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? और उसके बाद जब ये फिनिश होगी प्रोडक्ट और फिर ये एक्सपोर्ट में जाएगी तो फिर ये आर्म ऑफ द स्टेट फिर उसको पकड़ के बैठे।
So by the time your product hits international market, अगर कोई इतना पागल का बच्चा है भी के इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिजली के बावजूद, जो के पेट्रोल के रेट्स के बावजूद, जो स्ट्राइक्स के बावजूद, जो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बावजूद, अगर आपकी कोई प्रोडक्शन कर भी रहा है, तो by the time he's leaving the country, he's already too expensive for the world. Because जितने दिन आप उसकी इन्वेंटरी रॉ मटेरियल्स खड़े रखेंगे, उतनी उसने एक्स्ट्रा इन्वेंटरी मेंटेन रखेगी, फिर वो डेमरेजेस देगा, फिर बैंक के पैसे देगा। अच्छा, मैंने कहा कि जनाब आपके मुल्क में ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ब्रिगेडियर साहब बहुत गुस्से में आ गए, कहते हैं हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, we don't need foreign investment. Do you understand what foreign investment means? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से ही तो ये सारे जो हैं, ये क्या नाम है, ये एनजीओ चलते हैं, और ये इससे हमारे मुल्क में जासूस आते हैं। यार भाईजान, जो काम तुझे आता है तो वो क्यों नहीं कर लेता यार? They have zero understanding and yet, so वही मैंने कहा ना कि आप किस से लड़ेंगे मेरे भाई?